अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मास मीडिया के प्लेटफॉर्म से लिशिया की फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। टॉपिक जो आज हमारा है वो है बेसिकली कि जो बच्चों के अंदर जो स्पीच इम्पेयरमेंट होती है, जो स्पीच करने में प्रॉब्लम्स उनको फेस होती हैं, वो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसीलिए आज जो हमारी एक्सपर्ट जो हमने बुलाया है, young energetic lady from Lahore, Miss Khadija Abbasi, and she is basically language pathologist, speech language pathologist. Khadija, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप अली? अल्हम्दुलिल्लाह, thank you for joining us, thank you for giving me your precious time. सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको पूछूंगा, पहले तो मुझे ये बताइए, why you have joined this particular field? ओके, अच्छा, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो एमएससी साइकोलॉजी है। तो हम साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रहे थे तो हमें बहुत से डिसऑर्डर्स में ये नजर आता था कि बच्चों को बोलने में डिफिकल्टी होती थी। और जब हम अडल्ट के केसेस भी लेते थे, जैसे डिमेंशिया का, स्ट्रोक का, जख्मी का, तो वहां पर क्या होता था कि लोगों को बोलने में प्रॉब्लम आ रही होती थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो इम्पेयर्ड हो गई थी। तो वहां पर ये समझने के लिए कि हम इन एरियाज को कैसे असेस कर सकते हैं, तो मैंने कुछ स्पीच से रिलेटेड बुक्स हैं वो फाइंड आउट करनी शुरू की पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, जहाँ पे मुझे कुछ बुक्स भी मिली। लेकिन वहां पर मैंने जब ये स्टार्ट किया तो मुझे कोई भी ऐसा स्पेशल एरिया नजर नहीं आया। हर यूनिवर्सिटी में मैंने ट्राई किया, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में उस टाइम स्पीच के अंदर कोई भी डिप्लोमा या कोई भी मास्टर्स वगैरह नहीं करवा रहे थे। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद, यानी कि 2 सालों के बाद जब मैं जॉब करी थी, तो मुझे पता चला कि स्पीच के अंदर जो है वो एमएस करवाया जा रहा है और पंजाब यूनिवर्सिटी में इसमें डिप्लोमा भी हो रहा है और रिफा यूनिवर्सिटी में भी स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर स्पीच पैथोलॉजी जो है वो एज ए स्पेशल एरिया भी है, साइकोलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते और इसके अंदर मास्टर्स भी करते हैं। फिर जब मुझे स्पोर्ट्स का पता चला और इस डिग्री का पता चला, तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में, क्योंकि क्लिनिकल के लिए अप्लाई करना था, तो मैंने वहां पर स्पीच के लिए अप्लाई किया साथ में, और दोनों में मेरा जो है वो हो गया। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्पीच को चूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको हमें ये बताने की जरूरत है कि अगर बच्चा कमांड्स फॉलो नहीं कर रहा है, यानी आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो उसके पीछे क्या कॉजेज हैं, वो कौन से माइलस्टोन्स हैं जिन पे काम करने की जरूरत है। अगर स्पीच क्लियर नहीं है तो वो कौन से टूल्स हैं, वो टॉकिंग टूल्स हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत से बच्चे हैं, अगर आप उन्हें कहें कि अच्छा आज आपने सारा दिन क्या किया, तो दे आर अनएबल टू टेल द स्टोरी। अच्छा, ये बताइएगा कि एज अ पेरेंट हमें कैसे पता चलेगा, कि हमारे यहाँ तो हम यही सुनते हैं कि बच्चा जी नहीं बोल रहा, खैर है अभी छोटा, अभी साल का है, वो बोलना शुरू कर देगा, वो 2 साल तक पूछता है, वो बोलता नहीं है, लेकिन खैर हो जाएगा, वो टूटी फूटी जो वर्ड्स हैं वो बोलता है, जो अंडरस्टैंडेबल नहीं होते। वो पेरेंट्स को तो समझ आ रहे हैं बिकॉज उनके साथ डेली, लेकिन वो एज अ पेरेंट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस चाइल्ड हैज गॉट सम प्रॉब्लम विद स्पीच? एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी बात से पहले तो एक जो मैसेज है ना, वो मैं ग्रैंड पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उसका बच्चों की स्पीच में बहुत ज्यादा एक बड़ा रोल है। जैसे कि बच्चा नहीं बोल रहा तो ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा बोल पड़ेगा, अभी तो छोटा है, फलां का बच्चा 7 साल की उम्र में बोला था, फलां का बच्चा 5 साल की उम्र में बोला था। और ग्रैंड पेरेंट्स करते करते बच्चों को थेरेपी प्रोवाइड नहीं करने देते पेरेंट्स को। और पेरेंट्स जब हमारे पास थेरेपी के लिए आ रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि इसके ग्रैंडफादर कह रहे हैं बोल पड़ेगा, क्या जरूरत है लेके जाने की। लेकिन ग्रैंडफादर को या ग्रैंड मदर को ये समझ में नहीं आता है कि बच्चे को कुछ बातें भी समझ में नहीं आ रही हैं। जैसे हम उसको कह रहे हैं बैठ जाओ, उठ जाओ, खा लो, कुछ तो बच्चों की सिर्फ स्पीच अनक्लियर होती है ना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हमारी बात ही समझ में नहीं आ रही। तो वहां पर ग्रैंड पेरेंट्स की तरह हम काउंसलिंग भी करते हैं, उनको भी बुलाते हैं कि अगर इस तरह के इश्यूज हैं तो इनको लाइट मत लें। आपके जमाने में क्योंकि स्पीच पैथोलॉजिस्ट नहीं थे, बच्चे अगर लेट बोलते थे तो फिर वो हर चीज लर्न भी लेट करते थे। तो पेरेंट को किस तरह से पता चलेगा? पेरेंट को इस तरह से पता चलेगा कि हमें देखने की जरूरत है कि नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हमें नेट पे इजीली अवेलेबल है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं।
हमारी फैमिलीज में डिफरेंट, आप कह लें कि एनवायरमेंट में डिफरेंट जो है वो क्लास में एज बैंड से बच्चे फॉल करते हैं। अगर हम उनको देखते हैं तो 4 से 6 साल की उम्र में बच्चे बैबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। अगर 1 साल का बच्चा है तो आज के दौर में तो वो प्रॉपर वर्ड्स बोल रहा है। अगर 1.5 साल का बच्चा है तो छोटी छोटी फ्रेजेस बोलना शुरू हो गया है। अगर 2 साल का है तो कंप्लीट सेंटेंसेस बोलना शुरू हो गए। 2 से 2.5 साल में कंप्लीट सेंटेंसेस बच्चा बोलना शुरू कर देता है। लेकिन अगर बच्चा इस एज बैंड में है और इन स्पीच के माइलस्टोन्स को जो है वो कवर नहीं करता है, इनको अचीव नहीं करता है, तो डेफिनेटली आपके बच्चे की स्पीच में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं क्योंकि एक फैमिली हिस्ट्री चलती आ रही है कि उसके बाबा 6 साल में बोले, दादा इतने साल में बोले, तो डेफिनेटली ये चीज होती है। या भाई की स्पीच का मसला है तो दूसरे भाई को भी होगा, तो यहाँ पर ये चीज हो सकती है। लेकिन फिर भी हमें ट्रीटमेंट की तरफ जाना है क्योंकि ये हमारी अजम्पशन है कि शायद बोल पड़ेगा। अगर हम उस पे उसकी असेसमेंट नहीं करेंगे और उसकी डायग्नोस के बाद उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम होगी। ओके ओके, अच्छा ये बताइएगा कि बेसिक कॉज क्या है, ये जो स्पीच प्रॉब्लम बच्चों में आता है इसका बेसिक कॉज क्या है? अच्छा, स्पीच के जो प्रॉब्लम्स हैं इनके बहुत से कॉजेज हैं, लेकिन अगर हम इसको प्रिसाइज फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जैसे इसकी एग्जांपल हम देते हैं ऑटिस्टिक, ठीक है, ऑटिज्म। ऑटिज्म क्योंकि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हम कहते हैं कि फ्रंटल, ये एक अजम्पशन है कि शायद फ्रंटल लोब के अंदर जो है वो न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से मैसेज ट्रैवल नहीं करता वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, और इस वजह से बच्चे की कम्युनिकेशन या फिर स्पीच के वो एरिया जैसे ब्रोका एरिया है या वर्निक एरिया है वहां पर इम्पेयरमेंट होती है जिसकी वजह से बच्चा बोल नहीं रहा होता। सो ये चीज यहाँ पर देखने की जरूरत है। अच्छा, किस एज तक से ये स्पीच प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है? हम कहते हैं बच्चा 6 महीने का, साल का हो गया, अब ये बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो जाएगा या इसमें टाइम के बाद इसमें ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है बच्चे में? अच्छा, जैसे कि इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको दी, क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। बच्चा 2 साल तक सेंटेंसेस बोल रहा था, सडनली ही इज म्यूट, वो नहीं बोल रहा, वो कुछ भी नहीं बोल रहा, और पेरेंट कहते हैं ये तो पहले पूरी पूरी आयतें सुनाता था, ये तो ABC बोलता था। लेकिन न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट ऐसी हो रही थी ब्रेन में कि सडनली 2.5 साल की उम्र में या 3 साल की उम्र में बच्चे ने बोलना बंद कर दिया या बहुत कम कम वर्ड्स बोलने लगा। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि अगर ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो ये 2.5 साल में 3 साल में स्पीच की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। कुछ बच्चे स्पीच डिले के साथ होते हैं, यानी बैबलिंग भी लेट है, उसके बाद वर्ड्स भी लेट है, सेंटेंसेस भी लेट है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं स्ट्रोक पेशेंट्स की, अब बच्चों में सिर्फ उनकी स्पीच नहीं है, अब अगर एक अडल्ट पेशेंट है उसको स्ट्रोक हो गया है 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, या फिर उसमें चले जाए 50s में स्ट्रोक हो गया है, तो ये डिसऑर्डर किसी भी एज में स्टार्ट हो गया स्पीच का। वहां पे क्या इस्केमिक स्ट्रोक हो गया या हेमरेज हो गया, उसकी वजह से उसके दोनों एरियाज ब्रोका या फिर वर्निक एरियाज जो है वो डैमेज हो गए, उनमें इम्पेयरमेंट हो गई है, इसको हम कहते हैं ब्रोकाफेजिया या वर्निकोफेजिया। तो स्पीच की प्रॉब्लम, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्टैमरिंग हो जाती है, जेनेटिक फैक्टर्स होती हैं, जीन्स के अंदर स्टैमरिंग है, फैमिली हिस्ट्री है कि फादर की स्टैमरिंग, आगे वो बस डॉक्टर्स आते हैं स्टिल स्टैमर, वो अभी तक स्टैमर करते हैं, या कोई इंजीनियर है अभी तक स्टैमर कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली के अंदर रिपोर्ट करते हैं कि फैमिली के अंदर जो है वो हमारे फादर ग्रैंडफादर भी स्टैमरिंग किया करते थे। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 5 ईयर, क्योंकि स्टैमरिंग मोस्टली 5 to 6 ईयर के अंदर अकर होती है, इसका ऑनसेट ये है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग जैसे सोशल प्रेशर की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से इफेक्ट हो जाते हैं और फिर उनकी जो स्टैमरिंग है वो आना शुरू हो जाती है। जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रेजेंटेशंस देना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उस दौरान उनकी सोशल एंजाइटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि सडनली उनकी स्टैमरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो डिफरेंट एरियाज है, डिसऑर्डर टू डिसऑर्डर वेरी करते हैं। ओके, ये बताइएगा कि क्या वजह है कि हमारे जो माशरा, हमारी जो सोसाइटी है, इसमें अभी तक इसको एज अ प्रॉब्लम नहीं लिया जाता? ये अभी तक हमारे लिए एक नॉर्मल सी चीज है। अच्छा, बच्चा नहीं बोलता, बोलता, बच्चा हकला के बोल रहा है, स्टैमर कर रहा है तो खैर है,
कोई मसला नहीं है, लेकिन वो बच्चे की पर्सनैलिटी जब बड़ा होता है तो उसमें वो एक कमी रह जाती है। तो हम लोग इसको अभी तक सीरियस क्यों नहीं ले पाए? अच्छा, बिल्कुल आपने बड़ा एक एक्यूरेट क्वेश्चन किया है। अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग हैं जो इस बात के एक्सेप्टेंस में नहीं आते, बहुत से पेरेंट्स एक्सेप्टेंस में नहीं आते कि उनके बच्चे को स्पीच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। ये एक नॉर्मल चीज है, बोल पड़ेगा। मेरा इसका भाई थी, ऐसे बोला, मैंने ग्रैंड पेरेंट्स का भी आपको रिपोर्ट किया। तो वहां पर सोसाइटी को ना थोड़ा सा एक अवेयरनेस देने की जरूरत है कि आप पेरेंट्स की जो है वो एक गाइडेंस प्रोवाइड की, जैसे थेरेपिस्ट हैं वो अपनी कोई प्रेजेंटेशंस जो है वो दे सकते हैं, कोई ट्रेनिंग्स करवा सकते हैं डिफरेंट स्कूल्स वगैरह में, ताकि पेरेंट्स को थोड़ा गाइड किया जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए कि स्पीच सच से एक प्रॉब्लम है। अगर हम इस एरिया पे काम नहीं करेंगे तो एकेडमिक भी डेफिनेटली अफेक्ट होगी। अभी रिसेंटली आज मैंने क्लिनिक में केस देखा कि बच्चा हर चीज रिकॉग्नाइज कर रहा है, हर बात समझ रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा। और इसका मतलब यह है कि उस बच्चे में बोलने की कैपेसिटी है, मैंने उसको असेस किया, उसमें बोलने की कैपेसिटी है, लेकिन पेरेंट्स ने अर्ली इंटरवेंशन नहीं दी। वो सिर्फ इस बात पे थे कि बोल पड़ेगा बोल पड़ेगा, अब वो सिर्फ इशारों से बात कर, और बच्चा एकेडमिक में एक्सीलेंस। तो यहाँ पे पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि अगर स्पीच का कोई इश्यू आ रहा है तो डायग्नोज करवाएं, ताकि अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड की जा सके। ओके, हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या कोई ऐसे स्कूल्स या ऐसे इदारे हैं जहाँ पर इस तरह के बच्चों का प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाती है, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती हो? जी बिल्कुल है, लाहौर में तो जगह जगह पे आजकल हैं। ठीक है, लाहौर में काफी सेंटर्स हैं वो खुल गए हैं जो कि इन बच्चों की जैसे अगर बच्चे ऑटिस्टिक हैं तो उनके ऑटिस्टिक फीचर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियरिस्ट हैं, सब मिलकर एक कोलैबोरेशन के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे स्टैंड लर्निंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर मैं एज ए कंसल्टेंट होती हूँ, तो यहाँ पर भी बहुत से डिसऑर्डर्स के बच्चे जो है वो आ रहे हैं। किसी की बच्चा आ रहा है, कोई ऑटिस्टिक आ रहा है, कोई स्पीच डिले के साथ आ रहा है, कोई एडीएचडी आ रहा है। तो यहाँ पर भी डिफरेंट डिसऑर्डर्स, इसी तरह से इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट के अंदर भी ऐसे बच्चों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। लाहौर में बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं। इसी तरह से अगर आप देखें कराची के अंदर बहुत से पेशावर में, मुझे नहीं आइडिया कोई चीज किया तो आप शेयर कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, उनकी बेटी है छोटी, शी इज अराउंड अबाउट 3-4 इयर्स ओल्ड। वो मतलब बोलती है, कुछ वर्ड्स क्लियर भी बोलती है, लेकिन वो कुछ वर्ड्स ऐसे बोलती है जो उसके पेरेंट्स को समझ आ जाती है। अब वो यूट्यूब पे अगर कोई कार्टून देखती है या कोई सॉन्ग देखती है तो वो उसके साथ गाती है, उसके साथ बोलती है, और सीम्स टू बी कि वो बिल्कुल वही चीज रेप्लिकेट कर रही है, लेकिन वो समझ आम इंसान को नहीं है। तो क्या ऐसे बच्चों में आप कहेंगे कि उनमें स्पीच इंपेयरमेंट का इशू है? आप समझ नहीं रही है लेकिन रिपीट कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। वो आप कह रहे हैं कि समझ रही है मगर रिपीट, मतलब उसकी बात हमें समझ नहीं आती, वो वर्ड्स अपनी तरफ से बोलती है, ठीक है, वो वर्ड्स अच्छा ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन को समझ गई हूँ। असल में इसको हम कहते हैं जिब्रिश लैंग्वेज इस्तेमाल करना। जैसे कार्टूनिश लैंग्वेज होती है, बच्चे उसी एक्सेंट को, उसी लैंग्वेज को पिक करना शुरू कर देते हैं। इसको हम कहते हैं कि एक स्क्रीन डिसऑर्डर होता है। बहुत से बच्चे स्क्रीन देखते हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो वैसे ही कैरेक्टर्स के साथ जो है एक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसी एक्सेंट में बोलना शुरू कर देते हैं। अब पेरेंट्स जो है डेफिनेटली उन्हें, इवन हमें बीइंग अ थेरेपिस्ट, एक्सेंट समझने में प्रॉब्लम आ रही होती है। हम डिफरेंट एक्सेंट्स पे काम, एक्सेंट के साथ आया तो हमें भी प्रॉब्लम आती है उसको अंडरस्टैंड करने। इसी तरह से अगर बच्चे इस तरह से कर रहे हैं तो पहले आप एक लिस्ट बना लें, वो कौन से वर्ड्स हैं जो आपको समझ आते हैं, वो कौन से वर्ड्स हैं जो आपको समझ आ रहे हैं, आप उन्हें लिस्ट डाउन करें। उसके साउंड चेक करें कि वो कौन से साउंड्स हैं। हो सकता है क ब ल बिल्कुल क्लियर बोलता हो बच्चा, लेकिन बहुत से ऐसे साउंड्स हो जो आपको लगे कि ये शायद क्लियर नहीं है। फिर उस तरह से उसको एनालिसिस करें, कोशिश करें कि उसके सेंटेंसेस को रिकॉर्ड करें। सेंटेंसेस को रिकॉर्ड करें तो उनसे उन्हें बार बार सुने और उसमें से एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करें।
ये सारा हम इसको कहते हैं हम नैरेटिव लेते हैं या हम फोनेटिक इन्वेंटरी लगा के असेसमेंट करते हैं कि कौन से साउंड्स हैं जो क्लियर नहीं है। तो पेरेंट क्योंकि अगर उनके पास कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो खुद भी ये स्ट्रेटजी घर में कर सकते हैं कि वो उसकी स्पीच सैंपल ले और उसको 2 से 3 दफा जो है वो सुने और उसमें से एरर को अगर एरर नहीं समझ आता तो जो चीज समझ आ रही है उसको लिस्ट डाउन कर ले कि ये साउंड्स एक्यूरेटली बोल रही है, तो खुद ही समझ आता जाएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, हम इसे कैसे काम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि आर्टिकुलेशन का केस, कि स्पीच क्लियर नहीं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है जैसे आपने बताया कि आप लोगों के साथ शायद इतना कम्युनिकेट ना करती हो लेकिन कार्टून की दुनिया में ज्यादा रहती हो, तो वहां पर रेसिप्रोकल स्पीच इसको सिखाई जाए। उसे कहा जाए कि इंटरेक्शन करो, अगर आपको ये चीज चाहिए तो पहले अपनी नीड्स बताओ। पेरेंट क्या करते हैं, ओके ठीक है बच्चे को साथ थोड़ा सा ट्राई करते हैं, कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो फिर मोबाइल दे देते हैं, ठीक है हम बिजी हैं मोबाइल ले लो। जैसे कि बहुत से मैंने देखा है कि डॉक्टर्स हैं उनके बच्चों में ऑटिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिला है, तो वहां पर क्या होता है बस टाइम होता, उनकी मेड्स होती हैं वो फोन दे देती हैं और बच्चे पीछे सारा दिन फोन देखते हैं और वही रोबोटिक टोन, वही जो है जिब्रिश लैंग्वेज वो यूज करना शुरू कर देते हैं जिससे किसी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। सही। अच्छा, एक चीज जो हमने पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा ये चीज देखी है, शायद बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में हम कह लें, वो ये है कि बच्चों से जब हम बात करते हैं एज अ पेरेंट या एज एन एडल्ट, तो हम बच्चों की जबान में बात करते हैं। मतलब उसको अगर वो एक वर्ड सही तरह से नहीं बोल सकता तो हम भी उसी की तरह बोलने की कोशिश करते हैं। तो क्या स्पीच इम्पेयरमेंट में ये कॉज भी एक आता है कि क्योंकि उसको वर्ड सही बोलना सुनता ही नहीं है वो, तो वो फिर बोल भी नहीं सकता? अच्छा, आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें। मतलब एक बच्चा है जिसके हम बच्चे की जबान में बात कर, जैसे रोटी को हम चोची बोलेंगे या इस तरह के वर्ड्स बोलेंगे ताकि वो बच्चा चूंकि उसी तरह के वर्ड बोलेगा, तो हम बच्चे की जबान में जब बोलना शुरू करते हैं तो क्लियर वर्ड्स तो हमारे नहीं होते, तो वो बच्चा तो वही वर्ड सुनता है, तो वही वर्ड्स फिर वो कैच करना शुरू कर देता है। तो क्या ये स्पीच इम्पेयरमेंट यहाँ से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? एग्जैक्टली, बिल्कुल यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहुत से पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ तोतली जुबान में बोलते हैं, तोतली जुबान में कहते हैं आर्टिकुलेशन के एरर्स करना, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हो जाता है बच्चों का स्टार्ट, कि वो साउंड्स को रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। अगर उन्हें स बोलना है तो वो ट बोलेंगे, उन्हें क बोलना है तो वो ग बोलेंगे। तो तोतली जुबान में बात नहीं करनी चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे अगर आप प्यार प्यार से उन्हें कह रहे हैं ये लो लोटी खा लो, लोटी खा लो, तो डेफिनेटली बच्चे ने तो र साउंड सीखनी नहीं है, उससे तो सिर्फ ल साउंड सीखनी है। तो यहाँ पर भी स्पीच का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो पेरेंट को कोशिश करनी चाहिए कि अर्ली एज के अंदर बच्चों के साथ अपनी लैंग्वेज जो है वो एक्यूरेट वर्ड्स यूज करें, क्योंकि आजकल इस सोसाइटी में स्पीच के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। हर घर में आप सुनेंगे स्पीच डिले है, बच्चा बोल नहीं रहा। एक रीजन तो मोबाइल फोन है, लैपटॉप्स हैं और पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें। सही सही। एज एन एक्सपर्ट आप क्या मशवरा देती हैं बच्चों को, पर्टिकुलरली पेरेंट्स को, कि वो अगर किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, आपने पहले भी इस बात का जवाब दे दिया, मैं व्यूअर्स के लिए दोबारा चाह रहा हूँ, तो अगर वो थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते तो घर पे वो क्या कर सकते हैं कि जब तक वो थेरेपिस्ट के पास ना आए तो बच्चे की कुछ ट्रेनिंग वगैरह वो घर पे ही करें? देखिए, अब डिफरेंट एरियाज हैं जिनको हम कवर करते हैं। हो सकता है कोई आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के साथ है, हो सकता है कोई डिस्हार्ट्रिया के साथ है, यानी मसल वीकनेस के साथ है। अगर मसल्स माउथ के वीक हैं और बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत ढीले मसल्स हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, एक जेनेटिक डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम का, उसमें उनकी स्किन बड़ी लटकी होती है, तो वहां पर उनकी मसल वीकनेस बहुत ज्यादा केसेस में देखते हैं डिसहार्ट्रिया होता है। तो अब इस तरह के बच्चों के साथ ओरल मोटर एक्सरसाइजेस होंगी कि आप घर में कोई मसाजिंग वगैरह करें, जिस तरह से ऑयल लगा लें या कोई उसको अंदर की साइड पे वो लगा ले, शहद लगा के उसको मसाज करें, इस तरह की चीजें आप करें। बाहर की साइड पे ऑयलिंग कर दें। इस तरह से अगर कोई बच्चा आर्टिकुलेशन के साथ, मैंने आप चेकलिस्ट बना लें, स्पीच सैंपल रिकॉर्ड कर लें होता है, और 2 वर्ड्स में कंबाइन नहीं करता है, तो आजकल प्ले स्टोर में डिफरेंट तरह के जो है वो हमारे पास एप्स आए हुए हैं
जो कि सिखाते हैं कि रेड एप्पल, अगर आपने क्लिक करते हैं तो वो वहां पर एक साउंड आती है कि रेड एप्पल। मेरे पास एक ऐप है लेट मी टॉक ऐप, लेट मी टॉक ऐप है जिसके थ्रू आप बच्चों की जो है वो सेंटेंस बिल्डिंग कर सकते हैं। जैसे आप पहले नाउन सिखाएंगे, फिर एक्शन वर्ब्स पे जाएंगे, फिर एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे, बिग है, स्मॉल है, इसका कलर ये है, इसकी शेप ये है, इसका साइज ये है। इसी तरह से फिर आप जो है वो इन तीनों ग्रामेटिकल कंपोनेंट को एक सेंटेंस के अंदर जो है वो मर्ज करेंगे। तो ये लेवल्स होते हैं स्पीच के, जिसके साथ जो है वो हम बच्चे की सेंटेंस डेवलपमेंट करते हैं। तो ये कुछ एप्स भी हैं। इसी तरह से अगर कोई बच्चा बोल नहीं रहा तो हम मिरर एक्टिविटीज घर में कर सकते हैं कि लाइक वी हैव टू एक्ट लाइक अ मंकी। हम मंकी की तरह एक्ट करते हैं बच्चों के साथ कि चले आए अपनी टंग बाहर निकालते हैं, चले अपनी फेसेस बनाते हैं, डिफरेंट फेसेस बच्चा बनाता है, फिर हम उसको डिफरेंट साउंड उसी के अंदर इंसर्ट करते जाते हैं कि चले अब मंकी वाली साउंड निकालता है। घर में डिफरेंट आर्ट क्राफ्ट आप बना सकते हैं जिससे बच्चा एंजॉय करे। इसके अलावा आप जैसे कि मेरा पेज है स्पीच लिंग्वा स्पोर्ट, मेरा एक पेज है जिससे मैं उन लोगों को हेल्प आउट करती हूँ जो डिफरेंट सिटीज में है या डिफरेंट कंट्रीज में है, क्योंकि मैं डिफरेंट सिटीज में कंट्रीज में टेलीथेरेपी भी प्रोवाइड करती हूँ। और वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, बेसिकली उस पर्पस को सोच के मैंने जो है वो ये पेज बनाया है जिसके अंदर मैं डिफरेंट एक्टिविटीज करवाती हूँ ताकि जो पेरेंट्स हैं वो उसको लर्न कर सकें। अगर लर्न ना भी करें वो एक दफा देख ले, उन्हें थोड़ा आइडिया हो जाए। जैसे पेरेंट्स अमूमन कहते हैं कि हमारा बच्चा हैप्पी नहीं होता है, हैप्पी के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो हर चीज सिखाने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो मैं डिफरेंट स्टेप्स को अपनी वीडियो के थ्रू जो है वो डाल देती हूँ ताकि पेरेंट्स उससे लर्न कर सकें। ये जो अभी पेज खदीजा ने बताया है, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसको लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से भी आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। Khadija, thank you very much. It was a wonderful program. It was very informative. I hope कि हम अगर हमें और questions आते हैं तो we'll take you on the show again, और हम future में further questions के भी इंशाल्लाह ताला इनको आंसर्स करेंगे और इसको जारी रखेंगे। Thank you very much. Thank you so much Ali. Thank you so much. Hopefully हम इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को हेल्प आउट कर सकेंगे। Thank you viewers. Thank you for watching. देखते रहिए मास मीडिया for further programs. Thank you and Allah Hafiz.